शुरुआत में पूरा वर्ल्ड जो था वो कुछ इस तरीके का था। ये देख रहे हैं ना, अब दो हिस्से हो गए। ऊपर वाले भाग को कहा गया लॉरेशिया और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। ये प्रायद्वीपीय खंड, ये पूरा हिस्सा जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये सारा हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय खंड में आता है। हिमालय पर्वत जो है उसकी ऊंचाई आज भी लगभग बढ़ रही है। ये वाला जो अभी मैं आपको पढ़ा के आया प्रायद्वीपीय खंड में, तो वो सारा प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है। ठीक है, फिर ये तटीय मैदान है और ये है भारत के द्वीप समूह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल की टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक नया सेशन। आपने पिछले सेशन को बहुत प्यार दिया। पहला जो चैप्टर था भारत की स्थिति वो हमने जानी। आज हम अपना दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारत की स्थिति क्या है, क्या कैसे वर्ल्ड में भारत किस जगह पर है, क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार में। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत की भू आकृति किस प्रकार की है, क्या भारत की संरचना है। आइए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर। भारत चट्टान व मिट्टियां आपस में संबंधित है तथा यह भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। अच्छा, आपने चट्टानों का नाम सुना होगा, आपने मिट्टी का नाम सुना होगा। जो मिट्टियां हैं हमारी वो बेसिकली चट्टानों से ही बनी है। आपने सुना होगा नदियां, भारत में कई सारी नदियां बहती है, गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी। ठीक है, और ये नदियां जो है वो पहाड़ों से निकलती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब ये नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। ठीक है, और वही पत्थर बार बार लुढ़कते हुए, जैसे नदी के पानी में लुढ़कते हुए बहुत बड़े पत्थर से छोटे पत्थर का रूप ले लेते हैं। तो ये पत्थरों की जो घिसावट है ना, उसी से हमारी मृदा बनी है। मृदा कह लो या मिट्टी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की जो आयु मानी जाती, पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है वो मानी जाती है 46 करोड़ वर्ष लगभग। ठीक है, और इतने लंबे समय में पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। आपने देखा है हिमालय पर्वत बने। ठीक है, आपने देखा है भारत में दो भारत के द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो उनका निर्माण कैसे हुआ, ये इन्हीं परिवर्तनों का कारण भारत के इन चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है, मरुस्थल देखें आपने, जहाँ हम रेगिस्तान या फिर, ठीक है, और भारत के पठार प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा तटीय मैदान, ये सब जो बने हैं ये इन्हीं परिवर्तनों का एक परिणाम है। ठीक है, देखिए करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा थी। अच्छा, ये भी अभी समझेंगे, आओ पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए आज हमारे को अपना वर्ल्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, पर क्या करोड़ों वर्ष पूर्व भी ये इसी तरीके का था? नहीं, ये इस तरीके का नहीं था। भारत या फिर वर्ल्ड इस तरीके का नहीं था, ये बना है। यही परिवर्तन जो है वो मैं आपको समझा रहा था। देखो शुरुआत में पूरा वर्ल्ड जो था वो कुछ इस तरीके का था। इसमें आज हम देखते हैं कि हमारे जो है महाद्वीप 7 महाद्वीप है। ठीक है, 5 महासागर है। ठीक है, पर शुरुआती समय में ऐसा नहीं था। शुरुआत समय में एक महासागर था और पूरा एक ही महाद्वीप था। उस महाद्वीप को हम कहते थे पैंजिया और उस सागर को हम कहते थे पैंथेलासा। ठीक है, फिर कुछ अंतर्जनित परिवर्तन हुए। ये जो प्लेट्स थी, है ना, जमीन के नीचे बेसिकली प्लेट्स होते हैं जिन्हें चट्टानें कहते हैं। ये चट्टान एक दूसरे से दूर खिसकने लगी। ठीक है, और फिर इसका बदलाव कुछ इस प्रकार हो गया। ये जो हमारा एक महाद्वीप था ये 2 भागों में टूट गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, है ना। ये देख रहे हैं ना, अब 2 हिस्से हो गए। ऊपर वाले भाग को कहा गया लॉरेशिया और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया बेसिकली उत्तर में था और गोंडवाना लैंड बेसिकली दक्षिण में था। ठीक है, और ये जो सागर बना इसका नाम था टेथिस सागर। ठीक है, इस सागर का नाम था टेथिस सागर। पर यह परिवर्तन यहीं तक नहीं रुके, ये परिवर्तन और ज्यादा जो है। ठीक है, जैसे अब ये देख रहे हो भारत। ठीक है, भारत पुराने समय में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, जो कहां था। आज हम देखते हैं भारत, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध में। पर पुराने समय में भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं था, बल्कि वो दक्षिणी गोलार्ध में था। वो एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या थी? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट्स को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनती थी। फिर इसमें क्या हुआ, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर, इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बहने लगी। और ये वाला जो हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये आकर उत्तर में इस जगह पर, ये देख रहे हैं ना आप, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जाकर इस जगह पर, ठीक है, बढ़ गया। और इसी की वजह से हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ।
ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इंडियन प्लेट लिखा भी है यहाँ पर। और ये जो ये हम देख रहे हैं ना बड़े उबड़ खाबड़ सी जगह, तो ये हमारे हिमालय के कुछ पर्वत है। अच्छा, अब पढ़ते हैं इन दोनों का आपस में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट करा था। किनको? इंडियन प्लेट को और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को। ठीक है, यह प्लेट कई भागों में टूटी और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा बना और वो उत्तर में अब स्थित है। ठीक है, भारत को 3 मुख्य भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन से 3 भूवैज्ञानिक खंड है? ये 3 भूवैज्ञानिक खंड है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। अच्छा, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ये क्या 3 खंड है। आगे चलते हैं और जानते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड सबसे पहला जो पार्ट है, यह कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से होते हुए गुजरती है। अभी आपको सही समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट आपको मैप में समझाता हूँ। देखिए, ये है हमारा रण कच्छ। ठीक है, ये इसे कहते हैं रण कच्छ। ठीक है, दूसरा गिर शिखर कहते हैं, गिर हिल्स, अरावली पर्वत। ठीक है, ये यमुना और गंगा रिवर से। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब पश्चिमी घाट पर्वत। आप आगे जानेंगे, बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये इसे कहते हैं पूर्वी पठार, पूर्वी घाट, सॉरी। ठीक है, पूर्वी घाट। अब ये जो प्रायद्वीपीय खंड है ये कहां कहां तक फैला हुआ है? ये प्रायद्वीपीय खंड, ये पूरा हिस्सा जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये सारा हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय खंड में आता है। ठीक है, इसमें मिजोरम की पहाड़ियां, खासी हिल्स, ये सारी पहाड़ियां इसके अंदर आती हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय खंड में। आइए अब जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए गंगा डेल्टा तक जाता है। अभी गंगा डेल्टा का है, गंगा डेल्टा, ये जो इलाका है ये गंगा डेल्टा का है। बांग्लादेश और इंडिया दोनों आपस में मिलकर गंगा डेल्टा बनाते हैं, गंगा और कुछ नदियां। ठीक है, अच्छा, और जानते हैं मेघालय का पठार, मैंने आपको दिखाया। कार्बी एंगोंग का पठार, मेघालय का पठार बेसिकली मेघालय में ही है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार ये छत्तीसगढ़, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ झारखंड में। ठीक है, दूसरी चीज नर्मदा, तापी, महानदी, रिफ्ट घाटियां इसी सतपुड़ा पर्वत के ही इसी के उदाहरण है। ठीक है, अरावली पर्वत, नल्लामाला की पहाड़ियां, जावरी पहाड़ियां, वेलीगोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये रहा महादेव हिल्स। ठीक है, मैकाल पहाड़ियां। ठीक है, नल्लामाला की पहाड़ियां ये है, ये नल्लामाला की पहाड़ियां। ठीक है, मलयानगिरी ये है। ठीक है, सारी नर्मदा तापी रिवर यहाँ है, कैमूर की पहाड़ियां ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो हिस्सा आता है वो किसके अंदर आता है? प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। आइए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ठीक है, यह दुर्लभ है, दुर्लभ यानी कम, और लचीली है। लचीली आपसे मतलब आपने समझा होगा। देखो, जैसे नदियां बहती हैं, तो नदियां जब बहती हैं पहाड़ों से तो अपने संग चट्टानों को काटते हुए लाती हैं, उसी को कहते हैं नदियों का अवसाद। क्या कहते हैं? और यही जो चट्टान काटते हुए जो नदियां ला रही हैं, इन्हीं से हमारी मृदाओं का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये लचीली। आपने देखा होगा कई बार न्यूज आती है, वर्षा के मौसम में जो है वो भूस्खलन हो जाते हैं। ये मुलायम चट्टानें, मुलायम का मतलब लचीली है, इसलिए इन पहाड़ियों पर ज्यादातर भूस्खलन होता है। ठीक है, यह पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक क्रिया से प्रभावित है। आपने, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है उसकी ऊंचाई आज भी लगभग बढ़ रही है। ये अंतर्जनिक और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, अंतर्जनिक यानी पृथ्वी के जो अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ये लगातार अभी भी जारी हैं। ठीक है, तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वतीय अभी युवावस्था में गौर्ज, वी आकार की घाटियां, शिवरिकाएं, जलप्रपात का मतलब होता है झरने। बेसिकली झरने होते हैं ना, उन्हें जलप्रपात कहते हैं। इसका प्रमाण है। आगे चलते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, भारत की विशाल आबादी वाला क्षेत्र है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, और भारत में जो खेतियां की जाती है, खेती जिसे हम कहते हैं कृषि की जाती है ना, ज्यादातर कृषि जो है वो यही होती है। ठीक है, इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। ठीक है, निर्माण लगभग कब हुआ? तो इसका निर्माण 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व, 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। जलोढ़ मृदा की गहराई, जैसे आप देखते हैं ना कि मिट्टी, हम जब मिट्टी को खोदते हैं तो कितने
नीचे तक हमारे को मिट्टी मिलेगी। तो 1000 से लेके 2000 मीटर नीचे तक हमारे को ये मृदा जलोढ़ मृदा मृदा को सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है। और हमारी जो खेती होती है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के लाए हुए अवसाद से जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं भू आकृति में। भारत को मुख्य रूप से 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये 6 भू आकृतिक खंड भी कह लो इन्हें, या इन्हें कह लो भारत का भौतिक विभाजन। क्या कह सकते हैं हम? इन्हें ही कह सकते हैं हम भारत का भौतिक विभाजन। भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कितने पार्ट्स में हुआ है? वो भारत का भौतिक विभाजन 6 पार्ट्स में हुआ है। कौन से 6 पार्ट्स हैं? तो ये 6 पार्ट्स हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आगे हम देखते हैं। देखो ये जो है ये वाला इलाका, ये इधर बहुत सारी श्रृंखला है पर्वत की। ठीक है, तो ये इन्हें हम कहते हैं उत्तर के पर्वत। ठीक है, और ये अब देख रहे हैं ना, ये वाला जो ब्राउन सा हिस्सा है वो इन इलाकों में भी जा रहा है, तो यहाँ पे भी पर्वत है, इन्हें कहते हैं उत्तर पूर्वी पर्वत। ठीक है, ग्रीन जो पार्ट है ये जो सेकंड नंबर पर, इन्हें कहते हैं हम उत्तर के मैदान। ठीक है, उत्तर या उत्तरी मैदान भी कह सकते हैं। आगे आते हैं, ये वाला जो तीसरा पार्ट है ये है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल रेगिस्तान में आता है, कुछ इलाका थोड़ा सा गुजरात में भी आता है। ये वाला जो अभी मैं आपको पढ़ा के आया प्रायद्वीपीय खंड में, तो वो सारा प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है। ठीक है, फिर ये तटीय मैदान है और ये है भारत के द्वीप समूह। ठीक है, जिसमें 2 आते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है वो है कौन से? वो है अंडमान निकोबार, और अरब सागर में जो स्थित है वो है लक्षद्वीप। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, ये अब हमारे को पढ़ना है। भारत के भौतिक विभाजन में हमने जो पढ़ा 6 पार्ट पढ़े, उसमें से पहला पार्ट जो है वो उत्तर के पर्वत या उत्तर पूर्वी के पर्वतमाला है ना। इसमें जैसे उत्तर के पर्वत के बारे में बात करते हैं, हिमालय की जो है वो ट्रांस हिमालय और हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय से भी आगे है। फिर इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय में भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ठीक है, आइए मैप पर देखते हैं ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है। देखिए सबसे ये जो है काराकोरम है। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, उसके नीचे ये लद्दाख है। ठीक है, ये जास्कर। फिर इसके नीचे मान हिमालय, लघु हिमालय, और ये लास्ट में जो आती है वो शिवालिक की वो आती है, और बहुत लंबे समय ऐसे करके ये आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीजें जानते हैं। मैं बोलूं हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका नाम है काराकोरम। सबसे दक्षिणी कौन सी है, तो सबसे दक्षिणी है शिवालिक। आगे बात समझ में, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम और सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं शिवालिक। आगे चलते हैं, ये हो गया। ठीक है, देखो विशेषताएं पढ़ते हैं। हिमालय की क्या विशेषता है? हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, अभी मैंने आपको बताया 6 पर्वत श्रृंखलाओं के मैंने नाम बताए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ये लगातार है एक के बाद एक। ठीक है, इसलिए कहते हैं समांतर पर्वत श्रृंखला है। जैसे वृहत हिमालय नाम बताया था मैंने, पारा हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, इनकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई से मेरा मतलब क्या है, देखो यहां से लेके ये यहां तक जाते हैं लगभग। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की इनकी कुछ लंबाई होगी ना, तो 2500 किलोमीटर इनकी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व में इनकी चौड़ाई जो है, पूर्व में, ठीक है, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक जाते हैं, तो पूर्व में इनकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है 160 किलोमीटर, और पश्चिम में इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है 400 किलोमीटर। ठीक है, और औसत ऊंचाई, कुछ पहाड़ियां बड़ी भी होंगी, कुछ पहाड़ियां छोटी भी होंगी। अगर औसतन निकाला जाए तो 6000 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, नोट पूर्व दिशा में जाकर, पूर्व दिशा नहीं, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, असम के बारे में बात करते हैं, मिजोरम है ना, मेघालय, तो उसमें क्या होते हैं, ये दक्षिण की ओर घूम जाती है ये पर्वत श्रृंखलाएं। देखो ये ऐसे गई, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंची ये इस तरीके से घूम जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बोला है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन सब की पहाड़ियों का निर्माण करती है। आई होप आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है,
उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान अभी मैंने आपको दूसरा पार्ट समझाया था, इसका जो लगभग क्षेत्रफल है वो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो इनका जो निर्माण हुआ है वो हमारी भारत की जो है ना वो 3 मुख्य नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों के लाए हुए अवसाद से, वही जो चट्टानों का जो कटाव होता है जिससे मिट्टी बनती है, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से। कुल लंबाई इनकी 3200 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में, ठीक है। औसतन चौड़ाई जो है वो कितनी है, 150 से लेके 300 किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। आप खुद जानते हैं कि लोग कहाँ बसने को प्रेफर करेंगे, जहां पर एकदम समतल भाग हो, समतल का मतलब एकदम प्लेन हो, ठीक है, उन इलाकों में लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इधर पाई जाती है, ठीक है। इसमें ही हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये वाले राज्य आते हैं। आगे चलते हैं। देखो उत्तर मैदान को प्रमुखतः जो है वो 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 4 भागों में, इनको कहते हैं जलोढ़ मैदान, इन दोनों को मिलाकर। और पहला जो होता है भाबर, तराई, खादर और बांगर। भाबर, तराई, खादर, बांगर, भाबर, तराई, खादर, बांगर। इसके लिए हमने एक ट्रिक डिजाइन करी है, भात खाबो। भात से हमारा मतलब है भाबर, ठीक है। ता से हमारा मतलब है तराई, खा से हमारा मतलब है खादर और बा से मतलब है बांगर, ठीक है। अब ये जो इमेज है इससे हम समझते हैं क्या ये हिस्से होते हैं ना, ये मतलब ये भात या भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये क्या है, कौन से मैदान के हिस्से हैं। आप देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है, और इसे मानिए कि हिमालय की सबसे दक्षिणी क्या है, श्रृंखला है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था अभी, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के जस्ट बाद जो पट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं भाबर। ये भाबर जो इलाका है, उस इलाके में मिट्टी नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि जो नदियों के द्वारा चट्टाने काट कर लेके आए थे, पत्थर कंकड़, उससे बना हुआ इलाका। आप देख भी सकते हैं, देखो पत्थर 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 दिखाई दे रहे हैं, हमारे को शैल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र एक दलदली इलाका है, इधर बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है ना। जो नदियां हैं वो काफी ज्यादा मिट्टी लेकर इस इलाके में आती है, ठीक है। बहुत ज्यादा दलदली इलाका है, खेती होती है इस इलाके में, पर 2 तरीके की खेती होती है बस, एक धान की और एक गन्ने की, ठीक है। फिर आता है हमारा 2 इलाके और आते हैं, खादर और बांगर, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, खादर और बांगर, ठीक है। ये खादर इलाका कौन सा है, ये नई जलोढ़ से बना हुआ इलाका है, ठीक है। सबसे उपजाऊ होता है, हमारी जो खेती की जाती है ना, वो खेती के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां कौन देता है हमारे को, खादर। और बांगर क्या है, बांगर पुराना जलोढ़ मैदान है, ठीक है। इसकी उपजाऊ क्षमता खादर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, खेती इस इलाके में भी की जाती है। आगे चलते हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाबर के बारे में हमारे को पढ़ना है। भाबर यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी पीछे, ये शिवालिक मान लीजिए इसे, शिवालिक के जस्ट दक्षिण में कौन है, तो शिवालिक के दक्षिण में भाबर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है वो 8 से लेकर 10 किलोमीटर, सॉरी ये मीटर नहीं है, इसे किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर व शैल पाए जाते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको, शैल पाए जाते हैं ना। और यहाँ पे नदियां हमारे को दिखती नहीं है, क्योंकि अब मान लो बहुत सारे पत्थर एक ही जगह पर अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी जो है उन पत्थरों के नीचे से बहेगा, तो नदियां जो है वो विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का मतलब गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो नदियां जो बह रही है ना, वो नदियां उन पत्थरों के नीचे से बह रही है, ठीक है। इस क्षेत्र में खेती नहीं की जाती, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं, तराई क्षेत्र, यह भाबर के दक्षिण में, अब जैसे शिवालिक के दक्षिण में भाबर है, वैसे भाबर के दक्षिण में कौन होगा, तो भाबर के दक्षिण में है तराई क्षेत्र, ठीक है। इसकी चौड़ाई 10 से लेके 20 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। अच्छा, भाबर की वो चौड़ाई कितनी थी, तो उसकी थी 8 से लेके 10। इसकी कितनी चौड़ाई है, इसकी 10 से लेके 20 किलोमीटर। यहाँ की नदियां जो है पुनः दिखाई देती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भाबर क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती है, नदियां विलुप्त हो जाती है, पर तराई क्षेत्र में वो दोबारा से निकल के आ जाती है और दिखाई देने लगती है। इस क्षेत्र में गन्ने व धान की खेती की जाती है, और इस क्षेत्र में नदियां हर साल बाढ़ लेके आती है, ठीक है। नदियां आप सुनते हैं मानसून आता है, मानसून से बहुत ज्यादा बारिश होती है, और बारिश होने के बाद नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है, तो इन इलाकों में हर वर्ष क्या होती है, बाढ़ आती है। आगे बढ़ते हैं, खादर क्षेत्र, प्रत्येक वर्ष बाढ़, ये इलाके में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। ये नई जलोढ़ से बना मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। यह सर्वाधिक उपजाऊ है और उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये जो है वो तराई ये खादर के कुछ एग्जाम्पल है। लास्ट में आते हैं हम बांगर, यह बिना बाढ़ वाला मैदान है, इस इलाके में बाढ़ नहीं आती, यह पुरानी जलोढ़ से बना मैदान है, ठीक है। और खादर की तुलना में बांगर जो है वो कम उपजाऊ होता है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था पहले।
खादर की तुलना में बांगा थोड़ा सा कम उपजाऊ है। नोट, ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। और फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं यहाँ पर? गेहूं, चावल, गन्ना और जूट। चलिए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, मैंने आपको बताया था ना कि प्रायद्वीपीय पठार हम विस्तार से पढ़ेंगे, अब उसका समय आ गया है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले पठारी क्या होता है मैं बोलूं आपसे। पठार और पर्वत में मेरे को अंतर बताएं। तो पर्वत की जो है वो मुख्यतः चोटी होती है और पठार कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, दूसरी चीज पर्वत की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है और पठार की ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, नदियों के तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर भी जो है उसे भी हम पठार कह लेते हैं। पर भारतीय प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वो है 600 से लेके 900 मीटर के बीच में। ठीक है, नदी के तल से। इसके उत्तर में दिल्ली की अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में जो है वो गिर पहाड़ियां हैं और दक्षिण में जो है वो इलायची की पहाड़ियां हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ है। देखें, ये जो है वो अरावली, ठीक है, ये दिल्ली, इधर इस इलाके पर दिल्ली पड़ता है। ठीक है, गिर पहाड़ी का है, गिर रेंज ये रहा। इलायची की पहाड़ी कुछ यहाँ पाई जाती है और ये छोटा नागपुर, रामगढ़ हिल्स। ठीक है, ये सारा ही जो पार्ट है वो हमारे भारतीय प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। आगे चलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें हजारीबाग का पठार, पलामू पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक पठार, ये सारे पठार जो हैं वो हमारे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो प्रायद्वीप में पूर्व से ज्यादा पश्चिम में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस इलाके का जो है ना वो थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है, किसकी तुलना में? पूर्व की तुलना में। पूर्व में थोड़ी सी कम ऊंचाई पाई जाती है, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको क्यों पाई जाती है पूर्व में कम ऊंचाई। आगे चलते हैं। ठीक है, इस पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। किस इलाके में पाई जाती है? देखिए, पश्चिमी भाग यानी ये वाला इलाका, इस वाले इलाके में ज्यादातर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा क्या है ये भी बताऊंगा मैं। काली मृदा जो है वो कपास के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में कपास यहाँ उगाई जाती है। और इस इलाके में भी जो है उत्तर पश्चिमी इलाका, इस इलाके में भी काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत को या प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो आता है वो दक्कन का पठार आता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। दूसरा मध्य उच्च भूमि और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। ठीक है, एक और बात देखते हैं, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तरी का पठार। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां। देखिए, ये भारत में ना जैसे ये हमारा जो है तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। ऐसे ही प्रायद्वीपीय पूर्व में यहाँ पर भी कुछ पर्वतीय श्रृंखला है, इसे कहते हैं पूर्वी घाट पर्वतीय श्रृंखला। ये अब मैंने टूटी फूटी क्यों बनाई? क्योंकि ये ऐसी है, टूटी फूटी है, कुछ नदियों के द्वारा इसे तोड़ फोड़ दिया है ना। यहाँ पर सतपुड़ा रेंज, ठीक है, मैकाल, महादेव की पहाड़ियां, तो ये सारी पहाड़ियां इन इलाकों पर है, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आपने देख लिया स्थिति कहाँ पर है, मैंने बता दिया सतपुड़ा कहाँ है, मैकाल कहाँ है, महादेव की पहाड़ियां कहाँ है, और ठीक है पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ है, पूर्वी घाट पर्वत कहाँ है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसका विस्तार कहाँ पर है तो पहले देख लिए। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये इतना इसका विस्तार है, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये देखो, जैसे महाराष्ट्र में हम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, केरल में इसे कहते हैं कार्डमम हिल्स या कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, यह पूर्व घाट की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, हमारे दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। और ये कहां पर है? ये है पश्चिमी घाट पर्वत में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी और कावेरी नदियों के द्वारा अपर्दित है। अपर्दित का मतलब टूटा हुआ है, टूटा फूटा है। ये नदियां क्या करती हैं, देखो मैं आपको एक बार फिर से मैप में बताता हूँ। देखो, ये नदियां जो है वो ऐसे निकलती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए ऐसे, तो जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, तो ये नदियां ना ऐसे करके डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होती है? त्रिभुजाकार एक आकृति होती है जो नदियां अपने
ठीक है, लास्ट एंडिंग पॉइंट पर बनाती है। ठीक है, ये नदी मतलब क्या करती है नदियां, मैंने आपको बताया था अभी कि नदियां जो है अपने संग मिट्टी पत्थर लेके जाती हैं, तो वो मिट्टी पत्थर वो इन इलाके त्रिभुजाकार आकृति में जो है इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना ये जो बहाव इनका तेज होता है, थोड़ी सी इनकी मतलब ऊंचाई भी कम है, तो उसकी वजह से नदियां सारी इसकी मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने की वजह से इस पर्वत को यानी पूर्वी घाट पर्वत को इन गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक है, इन नदियों ने इसे तोड़ दिया है। तोड़ने का मतलब कई बार कई सारे पार्ट में अपरदित कर दिया है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इसकी मुख्य पहाड़ी कौन सी है? पालकोंडा की श्रेणी, नल्लामाला की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, देखो पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। देखो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पर है मैं बताता हूँ। ये जो ये इलाका है ना, ये वाला, ये ऐसे करके ये पर्वत आएंगे, ये वाले पर्वत, पश्चिमी पर्वत यहाँ पे आएंगे, पूर्वी पर्वत यहाँ पे आएंगे। तो इस इलाके में एक पर्वत है, तमिलनाडु, केरल, इन इलाकों में पड़ता है, इसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी। आगे चलते हैं। मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि का है, तो मध्य उच्च भूमि भारत के एकदम मध्य में पड़ती है। इसके अंतर्गत अरावली पर्वत आता है, सतपुड़ा पर्वत आता है तथा विंध्याचल पर्वत की कुछ श्रृंखलाएं आती हैं। देखो अरावली पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो है वो अरावली पर्वत की ही एक रेंज है। ठीक है, रायसीना हिल्स उस पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये अरावली पर्वत जो है ना वो दुनिया का सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब ये जो है अब लगभग खत्म पर है। ठीक है, माउंट आबू तुमने हिल स्टेशन सुना होगा, वो भी कहां पर है? वो भी इन इलाकों पर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे ऊंची चोटी गुरुमुखी, गुरुमुखी नहीं गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी है, गुरु। ओके, आगे चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, महादेव, मैकाल, राजपीपला की पहाड़ियां इसी का हिस्सा है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ शिखर है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से भारत की कई सारी नदियां भी निकलती हैं। ऐसे ही विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करते हैं। यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को का विभाजन करता है। यानी जैसे हम देखते हैं ना कि हम कौन से भारत के पार्ट को उत्तरी भारत कह सकते हैं, किस भारतीय पार्ट को दक्षिण भारत कह सकते हैं, तो उसको अलग करने का जो काम है ना वो विंध्याचल पर्वत का ही है। यानी उनने ही, ये एकदम भारत के बीचम बीच है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां जो है वो यहीं से निकलती हैं, जैसे चंबल और बनास रिवर, ये दो नदियां हैं जो यमुना की सहायक रिवर है। ठीक है, और वो कहाँ से निकलती है? वो इसी इलाके से निकलती है। आगे चलते हैं। उत्तरी पूर्वी पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यह हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट से उत्तर पूर्वी दिशा में अलग हुआ। कहने का मतलब देखो समझो, जैसे मैंने बताया था आपको कि भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का जैसे किस तरीके से विकास हुआ या किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई, वो इंडियन प्लेट जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर किस उत्तर की ओर बढ़ी, और जब वो जाकर भारत की या फिर एशिया महाद्वीप से टकराई, ठीक है, तो उसकी वजह से हिमालय पर्वत बनी, और उसी की वजह से ये जो क्या कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार है ना, ये छोटा नागपुर पठार कह लो या राजमहल की पहाड़ियों से एकदम अलग हो गया, जिसकी वजह से ये मेघालय वाले हिस्से में पहुंच चुका है ना, मेघालय या फिर असम वाले। इसी का कारण आज हम मेघालय और कार्बी एंगोंग का पठार, ठीक है, मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हो गया है। जैसे ये है खासी हिल्स, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां हैं, जैसे पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मिकिर पहाड़ियां, ठीक है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, लुसाई पहाड़ियां मिजोरम में। ठीक है, तो ये सब आगे देखते हैं। मेघालय का पठार, ठीक है, इस मतलब मेघालय के पठार के जब बारे में हम जब बात करते हैं तो मेघालय के पठार में कुछ जनजातियां रहती हैं, जनजातियां यानी ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, इन ट्राइब्स के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी, जयंतिया। और इन ट्राइब्स के नाम पर ही यहाँ की पहाड़ियों का भी नाम रख दिया गया है, गारो हिल्स यानी गारो की पहाड़ियां, जयंतिया की पहाड़ियां और खासी की पहाड़ियां। ठीक है, देखो ये रहा। इसी के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, गारो हिल्स या गारो पहाड़ियां, खासी का पहाड़ियां और जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है, असम की कार्बी एंगोंग पहाड़ियां भी इसी का विस्तार है, मेघालय के पठार का। मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, जैसे छोटा नागपुर पठार है,
छोटा नागपुर पठार जो है वो अपने मिनरल्स के लिए रिच है। रिच का मतलब बहुत ज्यादा मिनरल्स, लोहा, कोयला, ये सब चीजें वहां पे पाई जाती है, ठीक है, इस मैग्नीज। इसी तरीके से हमारा जो मेघालय का पठार है ये भी अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सिलीमेनाइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। ये सारी चीजें इस इलाके में पाई जाती है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस इलाके में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है। और इन्हीं इलाकों में, मेघालय या शिलोंग के पठार में, है ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मैंने आपको बताई थी, और उन्हीं इलाकों पर जो है वर्ल्ड का यानी दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला इलाका कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो ये गारो खासी जंतियम है ना, मेघालय के पठार में ही एक स्थल है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। उस इलाके का नाम है माशिनराम। माशिनराम दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला इलाका यही है। आगे चलते हैं, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आप जानते हैं किस इलाके में पड़ता है? ये जो है वो राजस्थान का कुछ इलाका और गुजरात का कुछ इलाके में हमारा जो है वो भारतीय मरुस्थल है, और गर्म मरुस्थल है ना, दूसरी चीज, ठीक है। यह अरावली पर्वत या पहाड़ियों से उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा यानी ऐसे अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, उत्तर पूर्व यानी इस इलाके में जो है वो भारतीय मरुस्थल पड़ता है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है जहां रेतीले टीले पाए जाते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान की कई बार अपने फोटो, रेगिस्तान की कई बार फोटो देखी होगी आपने, उसमें देखा होगा, ठीक है, रेत के जो है वो टीले बन जाते हैं, तो वही टीले इस इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है। कितनी वर्षा होती है? 150 मिलीमीटर से भी कम, ठीक है। और जब वर्षा इस इलाके पे कम होगी तो इस इलाके में वनस्पति, जिस भी इलाके में वर्षा कम होती है ना, उस इलाके में वनस्पति नहीं होती। वनस्पति से मेरा मतलब क्या है? वनस्पति से मतलब है पेड़ पौधे, हरियाली, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि रेगिस्तान में हरियाली नहीं है, कुछ पौधे पाए जाते हैं जैसे कैक्टस, कांटीले पौधे, है ना, जो कांटे वाले होते हैं वो। तो ये बता दिया मैंने कि 150 मिलीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। आगे, इसी के कारण इस क्षेत्र में वनस्पति रहित है। वनस्पति रहित का मतलब वनस्पति है ही नहीं, नाम मात्र की, है ना। ये मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली एक नदी बहती है यहाँ पर, जिस नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो रेगिस्तान के लिए बहुत ज्यादा, या राजस्थान या हमारे भारतीय मरुस्थल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी के रूप में है, क्योंकि एकमात्र नदी है यहाँ पर बहने वाली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की कुछ नदियां जो है वो अपनी कुछ दूरी तय कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, गोदावरी नदी के बारे में बताया, कृष्ण नदी के बारे में बताया। ये नदियां क्या देख रही है? ये नदियां जो है वो बड़े समुद्रों में गिर जाती है। पर यहाँ की जितनी भी नदियां हैं, कहाँ की? भारतीय मरुस्थल की, ये जो है ये एंड पॉइंट इनका है नहीं, ये अपना ना अरब सागर में गिरती ना बंगाल की खाड़ी में गिरती, ठीक है। तो ये कहाँ रह जाती है? ये आग थोड़ी दूरी तय करके ना मरुस्थल में ही मिल जाती है, ठीक है। और मरुस्थल में मिलने के बाद पलाया का निर्माण करती है। ये क्या होता है पलाया? ये पलाया ऐसा जगह है, ऐसा इलाका है जो नदियां या झीलें बन जाती हैं, और ये झीलें मरुस्थल में मिल जाती है, और इन्हीं पलाया से नमक बनाया जाता है ना, इन्हीं पलाया से नमक बनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखो तटीय मैदान। तटीय मैदान, भारतीय तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। भारत का जो पता है ना आपका, भारत का जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका भारत का, ठीक है, दक्षिणी भारत, तो ये जो है यहाँ समुद्र है, ये अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो है वो हमारा तटीय मैदान है। तटीय मैदान क्या होता है? जो एकदम समुद्र के तट पे हो, समुद्र का ही तो तट होता है, ठीक है। तो वही, अब इन तटीय मैदानों को हमने दो भागों में बांटा है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, दोनों के बारे में, दोनों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, और एक संकीर्ण पट्टी है। संकीर्ण यानी पतली है। देखो जलमग्न का मतलब क्या होता है? जो डूब चुका है, बेसिकली जो डूब चुका है ना, उसे कहते हैं हम जलमग्न। आपने सुना होगा द्वारिका नगरी के बारे में, सुना है? जिसका संबंध भगवान कृष्ण से था, ठीक है। वो द्वारिका जो नगरी है वो डूब गई, समुद्र में डूब गई। उसे भी कहा जाता है कि वो भी पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान का भाग रही होगी, है ना। और ये जो है वो एक बहुत पतली सी एक पट्टी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अब देखो, पतन का मतलब बंदरगाह होते हैं जहां पर शिप विप आते हैं, आपने सुना होगा ना, बंदरगाह, जिसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट है, भारत में जो है वो पोर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि भारत की समुद्री है ना, और हमारा समुद्री व्यापार, कोई भी देश जो है वो एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो समुद्री व्यापार है वो तटों के माध्यम से होता है, तटीय कह लो या बंदरगाह के माध्यम से कह लो। तो भारत में पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ प्रमुख पतन है, एक कांडला का पतन, मझगांव, ठीक है,
जेएलएन नावाशेवा पतन, मार्मागांव, मंगलोर का पतन, कोचीन पतन। ठीक है, अब ये कहाँ पतन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए जो क्या कहते हैं हमारा कांडला पतन है वो कुछ इस इलाके पे है, यहाँ इलाके पे। ठीक है, फिर नावाशेवा जेएलएन पतन वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के इलाके में। गोवा का जो पतन है उसे मार्मागांव कहते हैं। कर्नाटक का जो पतन है उसे कहते हैं मंगलोर का पतन। ठीक है, और लास्ट में जो ये वाला केरल का है, तो केरल के पतन को हम कहते हैं कौन सा, कोचीन। इसी को कोचीन को ही हम कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी यानी ये अरब सागर की रानी, अरब सागर में ना, आगे से। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैदान के बारे में बात करते हैं, तो गुजरात के तट को हम कहते हैं काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहते हैं हम कोंकण तट या कोंकण मैदान। ठीक है, कर्नाटक तट को कहते हैं कन्नड़ का तट, और केरल के तट को कहते हैं हम मालाबार तट। ठीक है, देखिए अब मैप में दिखाते हैं। देखिए दिख रहा है काठियावाड़ तट। ठीक है, ये कोंकण तट दिख रहा है, ये कोंकण तट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। कन्नड़ कोस्ट कह लो या तट कह लो, ये कर्नाटक है, कर्नाटक। ठीक है, और केरल का जो है केरला को कहते हैं मालाबार तट। इसी तरीके हमारे पूर्व में भी कुछ तट है, जैसे उत्कल तट, उत्तरी सागर जिसे नॉर्दर्न सागर कह रहा है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। तो ये तटों के नाम है। ये आगे समझ में। वल्लमकाली बोट रेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। क्या होती है वल्लमकाली बोट रेस? वल्लमकाली बोट रेस, आपने बागी मूवी देखी है, तो बागी मूवी में उसमें देखा होगा कि एक नौका दौड़ होती है, नौका दौड़ यानी नाव की एक दौड़ होती है। तो वही जो दौड़ है उसे कहते हैं वल्लमकाली बोट रेस। और इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है ना, वो है जेएलएन ट्रॉफी, है ना, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। आगे आपको समझ में पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा है। मैंने आपको बताया ये जलमग्न है, पर ये जलमग्न नहीं है। दूसरी चीज, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा यहाँ पर जो है विशाल डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है, डेल्टाओं। ठीक है, डेल्टाओं का निर्माण करा जाता है। अब ये डेल्टा क्या होता है? ये कुछ त्रिभुजाकार आकृति होती है जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पर? अपने एंडिंग पॉइंट पर। ठीक है, इसके यहाँ पोताश्रय कम है, यानी यहाँ पर मैंने आपको पोत के बारे में बताया ना, पोत यानी बंदरगाहों के बारे में। तो ये बंदरगाह पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में थोड़ा सा कम पाए जाते हैं। इसके अलावा ठीक है, प्रमुख पतन कौन से हैं? विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पतन जो है वो कोलकाता में, कोलकाता पतन भी कोलकाता में, तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन, एन्नोर। ठीक है, ये पतन जो पाए जाते हैं, ये पतन पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट को हम उत्कल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, जो मैंने अभी बताया आपको। तमिलनाडु के तट को हम कहते हैं कोरोमंडल का तट। ये देखिए, उत्कल तट, ये उत्तरी सरकार तट, और कोरोमंडल का तट तमिलनाडु। आगे चलते हैं। द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। भारत के मुख्य द्वीप समूह दो भागों में बांटते हैं हम उसे। एक ऐसे द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में, एक ऐसे द्वीप समूह जो अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में रहने वाले जो द्वीप समूह है उनको नाम दिया है हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो अरब सागर में द्वीप समूह है उन्हें कहते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है, ये देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनकी कुल जो मतलब ये समूह, अब हमने नाम समूह दिया ना, समूह का मतलब एक ग्रुप होगा, बहुत सारे द्वीप होंगे यहाँ पर। तो कितने द्वीप है? तो यहाँ अंडमान निकोबार में जो है वो 572 द्वीप है। इसके उत्तरी हिस्से को हम कहते हैं उत्तर अंडमान, और दक्षिणी हिस्से को कहते हैं निकोबार। ठीक है, जलमग्न पर्वतों का ही एक हिस्सा है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि पूर्वी स्थान पर जाकर जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो दक्षिण की ओर घूम जाती है। पर्वत श्रृंखला इस तरीके से आती है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर इस तरीके से। तो इसी का एक विस्तार क्या है? अंडमान निकोबार। ये जो है ना, ये जो मतलब ये द्वीप समूह जो बने हैं, ये द्वीप समूह कहाँ से बने हैं? तो ये द्वीप समूह कुछ जलमग्न पर्वतों से ही बने, ऐसे पर्वत जो पानी में डूब गए। आगे समझ में, उनका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बचा तो उसी इलाके पे समूह बन गए, वो द्वीप के समूह। ठीक है, यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप यानी इसमें विस्फोट भी होता है, और एक प्रसुप्त भी है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय यानी एक्टिव है, कभी भी फट भी सकता है। ठीक है, कहाँ पर है ये अंडमान निकोबार में है, और इसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, अच्छा आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। आप मेरे को दोनों की राजधानी बताएंगे, अंडमान निकोबार का भी राजधानी
और लक्षद्वीप की भी राजधानी। आइए अब हम लक्षद्वीप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की विशेषता जानते हैं। देखिए ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और ये प्रवाल निक्षेपों से बने। अब ये प्रवाल निक्षेप क्या है? प्रवाल भित्तियां होती हैं, इनको कहते हैं कोरल रीफ्स इंग्लिश में। ठीक है, ये कोरल रीफ जो है ना, ये कुछ समुद्री जीव है। ठीक है, बहुत बड़े समुद्री जीव है, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद एक जमीन के मतलब इतने कठोर बन जाते हैं कि लगभग लगभग भूमि का निर्माण कर देते हैं। तो उससे ही जो है वो बने। यहाँ पर जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप थे? 572 द्वीप। लक्षद्वीप में उसी तरीके से 36 द्वीप है, जिसमें से 11 पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, और केरल के तट से इसकी जो दूरी है वो लगभग लगभग 280 से लेके 400 किलोमीटर, यानी कई द्वीप इसके पास में और कई द्वीप इसके दूरी पर है। आगे चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपके संग बहुत अच्छा सेशन हमने बिताया। ऐसे ही नए सेशन लेने के लिए हमारे की टू सक्सेस को जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।